नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं आपकी RSM-SSB स्टेनोग्राफर के लिए साइंस की क्लासे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो साइंस है, साइंस के अब तक 75 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन इस बार जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 है, इसके अंदर जो आपका साइंस का जो वेटेज है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। क्यों कम कर दिया गया है कि जहां पर पहले 75 क्वेश्चन आया करते थे दोस्तों, अब वहां पर आपकी करंट जीके को और आपकी इंडियन ज्योग्राफी को ऐड कर दिया गया है। तो लगभग 75 की जगह अब लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन आपको यहां पर जो है साइंस के देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी 60 क्वेश्चन मेरिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो साइंस है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रूप से पढ़नी चाहिए। और आप जैसे कि जानते हैं साइंस एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ ना कि RSM-SSB भर्ती में, स्टेनो भर्ती में नहीं, LDC हो, CAT हो, SSC हो, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रहती है। ठीक है। और दोस्तों इसमें भी जो हमारा एज पर सिलेबस हम जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो केमिस्ट्री से लेने वाले हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा कि केमिस्ट्री कहते किसको है। तो दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैटर। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ के जब स्ट्रक्चर के बारे में, पदार्थ की प्रॉपर्टीज के बारे में और पदार्थ के कंपोजिशन के बारे में जो विस्तृत अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। और जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाएगा? तो एंटोनी लवॉइजर को क्या कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि अभी हम समझ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है और इसके जनक कौन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां पर हम पदार्थ, जिसको हम मैटर कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ, ब्रह्मांड वर्ल्ड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान मास हो तथा जो स्थान घेरता हो, पदार्थ या मैटर कहलाता है। अब दोस्तों एक बड़ी ही रोचक बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। अब ये द्रव्य और द्रव, ये दो एक बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज होती है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम बड़ा इजीली समझ पाते हैं कि जो द्रव्य होता है उसको हम कहते हैं मास और द्रव को कहते हैं हम लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। तो एक होता है लिक्विड और एक होता है मास। अब आप यहां पर समझिए, मास क्या होता है? मास हो गया जो आपका पदार्थ होता है। ठीक है। तो जो पदार्थ इकट्ठा होकर बनता है क्या? आपके मास। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब पदार्थ की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। पदार्थ की संख्या द्रव्य कहलाती है, मतलब मास कहलाती है। और द्रव तो लिक्विड होता ही है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर इक्वल मास। ठीक है। चलिए अब पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसका वर्गीकरण हम ले रहे हैं। पदार्थों को दो भागों में हम यहां पे इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो एक तो होता है फिजिकल, भौतिक वर्गीकरण, और एक होता है केमिकल, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंदर देखिए, भौतिक वर्गीकरण का पार्ट हमारा नहीं है। हमें जो एज पर सिलेबस पढ़ना है वो पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण। लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसको और ज्यादा समझ पाते हैं। साइंस समझने की चीज है। इसको आप जितना समझेंगे, जितना ज्यादा फील करेंगे, उतनी ही ज्यादा आसान जो है वो साइंस आपके लिए हो जाती है। तो भौतिक वर्गीकरण में दोस्तों ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। तो ठोस जिसको हम सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को हम गैस कहते हैं जो वाष्प होती है। तो तीन पार्ट ये होते हैं।
और दो पार्ट दोस्तों और होते हैं, ये मॉरली ये ज्यादातर ये पार्ट चलते हैं, लेकिन दो पार्ट और होते हैं, और वो होता है, एक होता है लावा। लावा भी पार्ट है भौतिक वर्गीकरण का, जो धरती के भूपटल पे पाया जाता है, जो अंदर भूपट कोर होता है, वहां पर आपको पता होगा कि लावा के बारे में आप जानते हैं, जो बहुत ज्यादा अति गर्म होता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो लावा भी पार्ट है भौतिक वर्गीकरण का। और एक पार्ट होता है दोस्तों आइंस्टीन कंडेंसर नाम से। क्या नाम से? आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, यहां पे ये लगा देते हैं। तो आइंस्टीन कंडेंसर क्या चीज है? देखिए, आइंस्टीन कंडेंसर होता यह है कि किसी भी गैस को बिल्कुल शून्य ताप पे जब उसको शीतलन किया जाता है, तो क्या शीतलन, -273 डिग्री पे, तो उसके परमाणु अपनी ऊर्जा को छोड़ देते हैं। और यह भी एक पार्ट होता है भौतिक वर्गीकरण का पदार्थ का। ठीक है, तो गैस को ज्यादा अति शीतलन अवस्था में शीतल करके उसके परमाणु की ऊर्जा को नष्ट कर देना आपके आता है आइंस्टीन कंडेंसर के अंदर। अब ये इतना हम इसको और ज्यादा डीप इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे एज पर सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। और इसकी भी, इसमें आप देख पा रहे हैं आइंस्टीन नाम क्यों जुड़ा हुआ है, इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है कि 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस ने जब बाकी लोगों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने नहीं माना कि नहीं, हम नहीं मानते कि ये फिजिकल वर्गीकरण का पदार्थ का जो है वो पांचवा पार्ट बन सकता है। तो ऐसे में इन्होंने अपने शोध को आइंस्टीन के पास भेजा है, और आइंस्टीन ने जब उनके शोध के बारे में रिसर्च किया है तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो इन्होंने 1920 में जो सत्येंद्रनाथ बोस ने जो धारणा दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और वो भौतिक वर्गीकरण के पांचवें पार्ट के अंतर्गत आती है। तो अगर बहुत सारी बुक्स में आप अगर देखेंगे तो ठोस, द्रव और गैस ये आपको देखने को मिलेगी, जबकि लावा और आइंस्टीन कंडेंसर भी इसका एक बेसिक पार्ट है। अब आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक पे, और मेन टॉपिक क्या कहता है वो अब अपन समझते हैं दोस्तों। टॉपिक है अपना रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल वर्गीकरण में हम जब आते हैं तो यहां पर हम दो पदार्थ पढ़ते हैं दोस्तों। एक पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ, एक पढ़ते हैं हम अशुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ते हैं? एक होता है क्लियर और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिए, शुद्ध पदार्थ के अंदर हम शामिल करते हैं तत्व और यौगिक को। तत्व एलिमेंट हो गया, यौगिक कंपाउंड हो गया, और ये हो गया आपका मिक्सचर। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, ये इसको मिश्रण को हम मिक्सचर कहते हैं, और तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड एंड मिश्रण मिक्सचर। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक को होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। ठीक है, तो इसको एक तो जो समांगी है इसको हम होमोजेनस कहते हैं, और विषमांगी को हम हेट्रोजेनस कहते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए ये नाम एक बार आप नोट करते रहिए। और दोस्तों आपको एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये भी होता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। देखो, बेसिक चीज ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वर्ड तो आपको गूगल का जो आप आजकल कई सारे लेंस हो गए हैं, गूगल लेंस के थ्रू अगर आप देखते हैं, या फिर आपका ट्रांसलेटर एप्लीकेशन, गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन होता है, आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसकी पूरी इंग्लिश आ जाएगी। तो आप इसको लिखते रहिए, आप हिंदी भी लिखेंगे, अगर पेन से भी लिखेंगे और उसके ऊपर गूगल लेंस से देखेंगे तो आपको इंग्लिश कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है, आपको सीधा बात यह है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, आजकल तो आपको फोन में बोलना है कि समांगी को क्या कहते हैं तो वो बोलेगा होमोजेनस। तो ये बहुत इजी पार्ट है, इसके लिए आप ये चीज मत देखिए कि ये इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेके चलने की, लेकिन ऑलमोस्ट क्योंकि हमारे क्वेश्चंस और ज्यादातर जो राजस्थान में जो स्टूडेंट है वो देखो हिंदी मीडियम के हैं, तो फोकस ज्यादा किया जाता है कि हर बच्चे को वो चीज समझ में आए। और इंग्लिश मीडियम के भी अगर स्टूडेंट है तो ये बहुत कॉमनली इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। मैं ओवरऑल यूज वर्ड करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने कई कई जगह पे गूगल ट्रांसलेटर का भी हेल्प ले सकते हैं, तो उसका भी आप यूज करते हुए चलिए। ठीक है, अब इसी के बारे में दोस्तों अब हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं एज पर सिलेबस।
मेरा पहला पॉइंट आ रहा है तत्व, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है एलिमेंट। दो या दो से अधिक परमाणु से ये इसका निर्माण होता है। तो एक ही जैसे दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? तत्व बनता है। क्या बनता है? तत्व, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मॉल से क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। तो तत्व और अणु को हम क्या बोलते हैं? मॉल्स कहते हैं। एटम क्या होता है? एटम बोलते हैं परमाणु को। इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि हमारा जो पॉइंट है तत्व, तो तत्व पे हम यहां पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक मॉल जो होते हैं उनके द्वारा या फिर एक जैसे परमाणु के द्वारा जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है एलिमेंट या तत्व। अब आप ये समझ लीजिए, आपकी ये चीज तो नहीं आएगी कि तत्व की परिभाषा पूछी जाए। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि कौन सी चीज तत्व होती है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं O2, ऑक्सीजन। यहां पर O प्लस O, क्या एक ही जैसे दो अणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एलिमेंट, O2, ऑक्सीजन। ठीक है, हीलियम। देखिए यहां पर आप ये जो भी देख रहे हैं, तत्वों की बात मैं कर रहा हूं, एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो एलिमेंट में अब देखिए पहचान इसकी एक बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है, ये 100 से अधिक कहा जाता है, 118 तक एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में से हम बात करते हैं तो 100 के लगभग एलिमेंट्स जो है वो हम मानते हैं। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं और एक पहचान आपको बता रहा हूं। साइंस वालों को तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो होती है वो याद होती है, लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं इनके साथ बड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि साहब मैं कैसे पता करूं कि O2 जो है वो तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं कि जहां कहीं पे भी आपको सिंगल कैपिटल वर्ड दिख जाए, क्या जहां कहीं भी आपको, मोस्ट ऑफ आप इसी से सॉल्व कर दोगे, कैपिटल सिंगल वर्ड अगर आपको दिख जाए या फिर एक कैपिटल दो वर्ड, अगर या तो सिंगल वर्ड होगा तो आप सीधे लगा देना कि वो क्या है? एलिमेंट है। या फिर दो वर्ड, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल वर्ड अगर आपको दिख जाए तो भी वो तत्व कहलाएंगे। तो ये इसकी एक बड़ी पहचान है कि तत्व क्या होगा? सिमिलर, या तो कैपिटल या एक कैपिटल और एक स्मॉल। अगर आपने कभी दो कैपिटल और एक स्मॉल देखा तो वो यौगिक में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए मैंने लिखा CO2, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो CO2 ऑक्सीजन के दो कार्बन मिलते हैं और कार्बन का एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये पहली बात तो 3 के अंदर चला गया। और दूसरी चीज, इसमें जो मात्रा है पदार्थों की वो चेंजेस है। ठीक है, तो आपको यह भी क्लियर करके चलना है कि हमें कैपिटल और एक स्मॉल वर्ड अगर मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज क्लियर हो जाती है। इसको आप एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, अभी तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो 100, ये एनसीईआरटी में से उठाई गई चीज है। 100 से अधिक है, लगभग 118 के आसपास। ठीक है, इनमें से 92 तत्व तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जबकि शेष मानव के द्वारा निर्मित है, जो कि कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अधिकतर तत्व इसमें ठोस है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मिलते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस बन जाती है। 11 तत्व कमरे के तापमान पे किस में तब्दील हो जाती है? गैस में। 2 एलिमेंट, कौन सा? एक तो पारा और एक ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन
कमरे के तापमान पर द्रव है। अगर कमरे के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें द्रव जो मिलता है वो पारा और ब्रोमीन दो रूप में मिलता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर गैलियम और सीजियम जो है कमरे के तापमान से जब थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, 303 केल्विन हो जाएगा, तो यहां पर यह भी द्रव अवस्था ले लेगा। और ये जो आपको बताया गया है, ये एनसीईआरटी की बुक में से आपको ये फैक्ट्स बताए गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थोड़ा सा यहां पर हम परमाणु को भी लेके चल रहे हैं कि परमाणु का कंसेप्ट भी क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम बोलते हैं परमाणु, एटम जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, तो ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। ठीक है, और 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा, कब? 1803 में जॉन डाल्टन के द्वारा यह बताया गया था कि पदार्थ की सबसे छोटी मौलिक इकाई जो है वो एटम होती है, और एटम जो होता है वो अविभाज्य होता है, मतलब उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटा जो मॉल्यूमेंट होता है वो क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन और ये 19वीं शताब्दी तक भी ये कंसेप्ट चलता आ रहा था कि एटम के और ज्यादा विखंडन नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कभी कभी ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पार्ट ये तत्व यौगिक मिश्रण में एक पॉइंट ये भी आता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्ट है या नहीं है, एटम के भी और विखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जब बात करते हैं कि एटम के और विखंडन भी हो सकते हैं, और ये जो थ्योरी है वो थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक जैसे बोरमैन जैसे जब लोग आए तो इन्होंने आविष्कार करके ये बताया कि नहीं, पदार्थ जो है वो और भी ज्यादा टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। और तब तीन चीजें निकल कर आती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जब प्रक्रिया होती है तो इसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, किसी भी, ये हम परमाणु के भी अब यहां पर विखंडन हुआ है, और परमाणु में जो केंद्र होता है दोस्तों, जो सेंटर होता है, वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये धनावेश होता है, और इसमें न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन धनावेश है या ऋणावेश है, तो आपको यहां पर करना है कि प्रोटॉन जो है वो धनावेश होगा और न्यूट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की जो दोस्तों खोज की गई थी वो चैडविक के द्वारा की गई थी 1932 में, और प्रोटॉन की जो खोज की गई थी वो गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 में इसकी खोज की गई है। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो जे थॉमसन के द्वारा 1897 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरल साइंस के अकॉर्डिंग आपको पता होने चाहिए। और यहां पर भी दोस्तों एक मोटी चीज मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो भार होता है वो होता है न्यूट्रॉन के अंदर, उसके बाद भार होता है प्रोटॉन में, और सबसे हल्का और सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम आगे अभी आप ही के सिलेबस में ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये चीजें भी हम पढ़ेंगे जब हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उस जगह पे। तो यहां पर हमें ये समझना होगा कि सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन आता है, उसके बाद न्यूट्रॉन आता है। तो उसके द्रव्यमान भी आप यहां पर देख सकते हैं, इन द्रव्यमान को आप नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं। हालांकि इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए, क्योंकि साइंस ऐसे चीज है जितने बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपको आगने वाले टाइम पे क्वेश्चन पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत ईजी ये पार्ट हो जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं यौगिक की। ठीक है, दो एलिमेंट्स, क्या? दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड का
निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं CO और 2, CO2। पहली बात देख लीजिए, दोनों कैपिटल है कि नहीं है, तो पहले C और O दोनों कैपिटल आ रहे हैं। मैंने आपको सीधी सीधी बता दी थी, एलिमेंट में दोनों कैपिटल कभी भी नहीं आएंगे। एक कैपिटल आ रहा है, दूसरा कैपिटल आ रहा है, फिर 2 की संख्या और आ रही है, 3 हो रहे हैं। आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम्पल में सिर्फ 2 में ये चीज खत्म नहीं हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, यौगिक हो रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन का इसमें 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 2 अनुपात। तो इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं तो दो एलिमेंट अगर निश्चित अनुपात में मिलाए जाए, दो एलिमेंट अगर निश्चित अनुपात में मिलाए जाए तो वो क्या बनता है, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक बनता है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं वाटर H2O। देखिए यहां पर भी आप देख पा रहे हैं H2 और O, H2O। यहां H कैपिटल है, O कैपिटल है और 2 हाइड्रोजन के 2 अणु, मतलब 2 अनुपात ऑक्सीजन का 1 अणु। तो यहां पर एक निश्चित अनुपात में जब 2 एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो निर्माण होगा यौगिक का। तो यहां पर 1 और 2 ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन का 1 अणु जब मिला है तो क्या बना है, H2O। H2O किसको कहते हैं, हम जल को कहते हैं, पानी को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका यौगिक हो गया है। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीजें याद कैसे होगी। दोस्तों आगे धातु अधातुओं के पार्ट सब आएंगे, अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, यूजेस भी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से हम पढ़ेंगे। एक एक चीज को आपको रटवाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, रटवा दूंगा। आपको बेस समझना है, सबसे पहली बात काम है हमारा बेस समझने का। अगर देखिए बेस ही नहीं समझ पाए, अरे ये तो समझो कि ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चन तो रटवा डालूंगा, कंसेप्ट रटवा दूंगा, ये सब चीजें सब रटने में आ जाएगी, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैंने जब आपको बोला है, अरे टारगेट ही जब 200 में से 180 दिया है तो क्या छोड़ूंगा दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ूंगा। जान लगा के पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ जरूर लेना। और भाई लोगों थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़े शेयर भी कर दिया करो, है ना। आप लोगों का एप्रिसिएशन देखो हम लोगों को थोड़ी ताजगी फ्रेशनेस देता है कि यार और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट वीडियो जब भी जाएगा जब 1000 व्यूज आ जाएंगे, 1000 व्यूज लाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। आप लोग 1000 व्यूज डालो, मेरा नेक्स्ट वीडियो तैयार है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। याद कराना रटवाना सब मेरी जिम्मेदारी है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाते हैं मिक्सचर पे, तीसरा पॉइंट मिक्सचर। चलिए बात कर लेते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर की जब बात करते हैं, यहां पर आप देख रहे हो ना बहुत सारी कैंडीज मिली हुई है, कई सारे पदार्थ अनिश्चित मात्रा में आपस में मिलाए जाएंगे। कई सारे मेटल्स अनिश्चित मात्रा में, फिक्स मात्रा नहीं होती है, अनिश्चित मात्रा में जब मिलाए जाते हैं तो फिर क्या कहलाता है, वो मिक्सचर कहलाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं, मान लीजिए अब अगर आप चाय बनाओगे तो चाय को आप क्या करेंगे, भाई मैंने जैसे चाय बनाई, चाय में क्या पक्का पता होता है इतनी चीनी डलेगी, फिक्स मात्रा में चीनी डलेगी, फिक्स मात्रा में चाय पत्ती डलेगी, फिक्स मात्रा में अदरक डलेगा, फिक्स मात्रा में लौंग इलायची डलेगी। भाई सबका अलग तरीका होता है, अनिश्चित मात्रा होती है। और यही मिक्सचर की परिभाषा होती है जब पदार्थ किसी अनिश्चित रूप से मिलाए जाए, कई पदार्थ अनिश्चित रूप से मिक्स किए जाएंगे तो बनेगा मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, लेकिन मिक्सचर को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है होमोजेनस समांगी मिश्रण और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। इस बार हिंदी वालों को कष्ट करें, हिंदी वाले भी भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे मत बोलना बोले इंग्लिश करा रहे हैं, हालांकि बोल मैं पूरा हिंदी ही रहूं। तो यहां पर ये देख लीजिएगा, अगर कोई वर्ड है तो आप थोड़ा गूगल भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सैंड आप लोग समझते हैं रेत होती है। देखिए समांगी और विषमांगी में पहले तो इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनको हम स्पष्ट रूप से, जैसे 2 चीजें जब आपस में मिलेगी तो हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते।
जैसे अगर मैंने मान लीजिए पानी में चीनी को घोल दिया, पानी में क्या घोल दिया, चीनी को घोल दिया, ठीक है। तो ऐसे में ये जब अपन मिला देंगे तो आप जब देखेंगे तो आप क्या बता पाएंगे, अरे इसमें तो यार चीनी मिली हुई है या क्या मिला हुआ है, उसका मिठास आप चख पाएंगे। पानी का थोड़ा सा कलर ऐसा हल्का सा येलो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोजेनस मिक्सचर। और ऐसे पदार्थ जिसको आप पानी में डालेंगे और वो आपको अलग अलग स्पष्टीकरण रूप से दिखाई देगा, जैसे अगर मान लो पानी में मैं तेल डाल देता हूं, पानी में तेल डालूंगा, तेल अलग ही ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, ये हो गया होमोजेनस आपका विषमांगी मिश्रण। अगर मैं चीनी घोल देता हूं, नमक घोल देता हूं, तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चल रहा होमोजेनस। पता चल रहा है अरे क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी इसमें, अरे क्या डाल दिया, तेल डाल दिया इसमें, मिट्टी डाली, देखो अलग ही नीचे मिट्टी दिख रही है। तो ये हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें पता ही नहीं चल रहा, चीनी और पानी पूरी तरह से मिल गए, क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर। ये एक बड़ी बात है, इसको विशेष ध्यान रख लेना। पानी में शराब मिला देते हो, पता चलती है क्या, नहीं पता चलती, होमोजेनस। लेकिन पानी में अपन ने कोई कलर मिला दिया, लाल कलर मिला दिया, इट्स होमोजेनस। लेकिन पानी में ऑयल डाल दिया, ऑयल अलग से दिखाई देगी ना, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये हो गए आपके दोनों मिक्सचर के बारे में चर्चा। चलिए, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं, आगे जाके काम आने वाली चीज है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट को हम बोलेंगे विलय, ठीक है। क्या बोलेंगे, विलय। इसको हम बोलेंगे विलयक, क्या बोलेंगे, विलय। और सॉल्वेंट को हम बोलेंगे विलयक, और जो सॉल्यूशन लास्ट में बनेगा उसको हम बोलेंगे विलायक। समझिए, आपने शुगर ली या सॉल्ट लिया, तो ये आगे से हमारी भाषा में सॉल्यूट कहलाएगा या फिर विलय कहलाएगा, जिसमें हम मिला रहे हैं, किसमें मिला रहे हैं, पानी में, या जिस भी चीज में हम उसको घोल रहे हैं, ये कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। पानी में अगर चीनी घोल रहे हैं तो चीनी को बोलूंगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोलूंगा विलयक, जिसमें पानी में मिला रहे हैं। और जब दोनों को मिला दिया तो फिर क्या मेरे पास प्राप्त होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्रण को अलग करने की विधियां इंपॉर्टेंट है। शुरू से बिल्कुल बेसिकली देखो, मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, मजेदार तरीके से, जो आपके समझ में आए, एक 5वीं क्लास के बच्चे के समझ में आए, हम लोग उस तरह की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन भी रटवाऊंगा, मैंने कहा कितना भी कठिन पेपर आ जाए, कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। सारस्वत स्टेनो क्लासेस की ओर से फ्री पढ़ा रहा हूं, तो पूरे दम के साथ पढ़ाऊंगा और पूरे में से पूरे नंबर लाने की गारंटी दे रहा हूं। बस पढ़िए, समझिए। थोड़ी सी साइंस को ऊपर नीचे भी करूंगा, अरे आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हम पढ़ेंगे आर्ट्स को, साइंस को भी आर्ट की तरह रटवा दूंगा। साइंस के तो वैसे भी पास हो जाएंगे, अरे हमें तो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को भी पास करना है, और आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को भी पास करेंगे। हर तरीके से साइंस के तरीके से समझेंगे तो साइंस की तरीके से, आर्ट्स घुसानी पड़ी तो आर्ट्स घुसाएंगे, और कॉमर्स घुसानी पड़ी तो कॉमर्स भी घुसा देंगे। लेकिन इस जगह पे ठूस दूंगा, याद करा दूंगा, वो है इंपॉर्टेंट, नंबर आने चाहिए। अजीब सो बात की एक बात, 60 नंबर का पेपर है, उसमें नंबर आने चाहिए। ये 60 क्वेश्चन जो आएंगे ना, यहां खींचने हैं अपने को, अरे कम से कम 55, 58 ये नंबर होंगे, तब आएगा मजा कि हाँ भाई आप स्टेनोग्राफर बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब सबसे पहले मिश्रण को अलग करने का जो विधियां है, देखो एक तो हैंड पिकिंग होती है। हैंड पिकिंग क्या हुई, मान लो मैंने कुछ चने दिया आपको, चने में कुछ 2-4 मतलब डाल दिए मैंने छोटे छोटे से पत्थर, तो आप हाथों से बीन लोगे ना, हैंड पिकिंग कर लोगे ना, तो ये तो हो गई जो अपने आम बोलचाल में होती है, ठीक है। विनोइंग, फटकारना, जब भी ऐसे धान को यूं करते हैं तो हवा से वो निकल जाता है,
तो मोटे मोटे गेहूं नीचे गिर जाते हैं और बाकी सफाई अलग हो जाती है, विनोइंग। एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, हम सिर्फ पदार्थ का जो मिश्रण होता है उसको अलग करने की विधियां पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम वाले भी आएंगे यहां पर, ठीक है। आपने देखा होगा ना कभी कभी ये बजरी वजरी डालते हैं, यहां पर ये डालते हैं और यहां से छनती 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 नीचे निकल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीविंग, छानना। अब आ जाते हैं सेपरेटिंग, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेटिंग, चुंबकीय पृथक्कीकरण। चुंबकीय पृथक्कीकरण आपने कभी देखा है कि मिट्टी में जो लोहे के कण होते हैं तो कुछ औरतें नीचे बहुत सारा बड़ा चुंबक का वो लेके और घूमती रहती है और यूं लगा के चलती है, तो उसमें चुंबक आ जाता है, लोहा निकालती है, रख लेती है, लोहा बेच देती है, कब अभी बन जाती है ना। वो होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन और भी किन चीजों में काम आता है, जब बहुत सारा पदार्थ जो मिक्स में आता है तो इस तरह से एक पूरी की पूरी रेलिंग होती है, यहां पर चुंबकीय तत्व होते हैं, इसको यूं गोल गोल घुमाया जाता है। जब पदार्थ जो है मिक्स पदार्थ यहां पर आता है तो क्या होता है दोस्तों, जो फालतू का वेस्टेज है वो तो निकल जाता है आगे, और जो चुंबकीय पदार्थ है वो इसके साथ चिपका हुआ आ जाता है, और यहां पर चुंबकीय तत्व जब खत्म होते हैं तो नीचे यहां पर ये चुंबक के जो लोहे के तत्व जो होते हैं वो यहां पर इकट्ठे होते रहते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो अदर आयरन पार्ट होता है वो बाहर चला जाता है और बाकी अंदर आ जाता है। तो सेम चीज मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन में भी लोहा मिश्रित जो पदार्थ होता है जिसमें अदर मिट्टी कोई प्लास्टिक सब मिक्स होता है, तो इस प्रक्रिया के तहत आप उसमें से जो एलिमेंट्स को, जो पदार्थ होते हैं उनको अलग डिफाइन कर पाते हैं, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है, ठीक है। वेपराइजेशन की बात कर लेते हैं, वाष्पीकरण की। आपने देखा होगा, अपन तो भाई राजस्थान के लोग हैं और पचपदरा है, सांबर है, कई जगह से नमक प्राप्त भी किया जाता है, सांबर तो विशेष तौर पे आप जानते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होगा कि जब सूरज की जो रोशनी पड़ती है और उससे जो वाष्प उड़ती है, उसके बाद में यहां पर ये पतली पतली क्यारियों के अंदर ये आप देखते हैं तो यूं हल्का हल्का पानी कर देते हैं ताकि वाष्प से जल्दी पानी उड़ जाए और नीचे जो नमक बसता है उसको खींच के यहां पर नमक के भंडार निकाल लिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। तो वेपराइजेशन भी हम लोगों ने समझ लिया कि पानी में से नमक को निकालने की जो प्रक्रिया है वो वेपराइजेशन के अंदर आएगी। रवाकरण की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझते हैं। यहां पर देखिए, क्रिस्टल की बात अगर मैं जब भी करता हूं तो क्रिस्टल नमक होता है, आपकी चीनी होती है, तो नमक चीनी ये सब क्या मिलते हैं आपको, क्रिस्टलीकरण के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो चीनी हो गया, नमक हो गया, तो इनको जब अपन को अब अलग अलग क्रिस्टल रूप में हमें अगर प्राप्त करना है इसके मिश्रण को, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज होगी तो नमक और चीनी के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसमें, इथाइल अल्कोहल में गर्म करेंगे, और कितनी, 348 केल्विन के ताप पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो जो क्रिस्टलीय कण होते हैं वो इसके नीचे जम जाएंगे, ठीक है। गर्म करने पर क्रिस्टल जम जाता है और फिर धीरे धीरे इसको हम ठंडा होने देते हैं और फिर इसको चलनी की सहायता से इसको छान लेते हैं, और इस तरीके से जो नमक और शुगर का जो मिश्रण है वो हमें क्रिस्टलीकरण माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसी को हम रवाकरण या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आसवन। आसवन को हम स्टीम आसवन के तौर पे भी समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, स्टीम आसवन। डिस्टिलेशन, देखिए डिस्टिलेशन क्या चीज है कि यहां पर आपको सोल्ट से पानी में सोल्ट मिला हुआ है मान लीजिए, ठीक है। यहां पर एक बीकर आप देख पा रहे हैं और बीकर को हम यहां से हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पर देखिए जिसका क्वथनांक, क्वथनांक किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 केल्विन होता है, तो यहां पर जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी जो होता है दोस्तों वो भाप बनता है, जैसा आप जानते हैं स्टीम बनता है, स्टीम के बारे में आप जानते हैं। तो यहां से देखिए क्वथनांक दोनों का अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। जब
दो पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग होगा, दो पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, क्वथनांक अलग अलग होगा। क्वथनांक मतलब एक बॉइल थोड़ी ज्यादा गर्मी पे होता है, एक थोड़ी कम पे होता है, और इसके बीच में डिफरेंस अगर ज्यादा है तो हम लेते हैं वाष्प आशवन को, स्टीम डिस्टिलेशन को। ठीक है, तो इन दोनों के क्वथनांक में अंतर है। तो क्वथनांक में अंतर होगा तो हीट करने पर सबसे पहले क्या होगा, पानी का क्वथनांक जो है वो जल्दी गर्म होता है, तो वो जल्दी यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर आने पर इस नली के अंदर एंटर करने लगेगा। यहां पर आप जो ये बाहर खोल देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर मैं इसको, भाप जो है वो यहां से निकली है और ये इसके अंदर से होती हुई इस यहां से निकल रही है, और ये जो ब्लैक ब्लैक पार्टीशन आप देख रहे हैं, यहां पर ठंडे पानी का प्रवाह किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडे पानी का। आपको पता होगा कि जब भी पानी को हम गर्म करते हैं तो वो बनती है वाष्प, और वाष्प को ठंडा करने पे वापस वो द्रव्य बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमने उसको पानी को मतलब मिश्रण को गर्म किया है, गर्म करने से क्या हुआ, भाप उड़ी, पानी जल्दी गर्म हुआ, ऊपर नली में से हुआ, नली में ठंडा पानी चल रहा था, तो वाष्प को ठंडक मिली, और ठंडक मिलते ही वो वापस क्या हो गई, पानी बन गई, और डिजिटल प्योर वाटर जो है वो प्राप्त हो गया है, और नमक अलग हो गया है, और जो है पानी अलग हो गया है। इसी को हम कहते हैं आशवन विधि। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए आशवन विधि क्या होती है, इतना मत समझिए कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, प्रभाजी आशवन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन ही होता है, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इस बात को भी समझिए, जिनके क्वथनांकों में, ठीक है, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर पाया जाता हो, जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर पाया जाता हो, उनको अलग अलग करने के लिए, ऐसे सम्मिश्रण पदार्थों को अलग अलग करने के लिए जिसके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, ऐसी प्रक्रिया को पृथक्कीकरण करने के लिए प्रभाजी आशवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब इसको भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो क्रूड ऑयल के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल के लिए। समझते हैं, ऑयल जो होता है, क्रूड होता है, वो एक जगह पे आपको मिलता है, आपको पता होगा, उसी से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सब चीजें बनती है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि जब सबसे पहले जब इसको क्रूड को हीट किया जाए तो 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको गर्म किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा पेट्रोल। ठीक है, जब इसका क्वथनांक और बढ़ाया जाता है, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है केरोसिन। जब 300 डिग्री पे आते हैं तो हमें प्राप्त होता है डीजल, और जब उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमें होता है फ्यूल ऑयल। तो इस तरीके से जैसे जैसे इसके टेम्परेचर पे काम किया जाता है, तो क्रूड को क्रिस्टल करने के लिए, क्रूड को जो है क्रूड के मिश्रण को अलग अलग पृथक्कीकरण करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो प्रभाजी आशवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, ये डिस्टिलाइजेशन जो हो रहा है, ये जब आपका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट जब पास पास में होंगे तो यूज करेंगे हम प्रभाजी आशवन को, और बॉइलिंग पॉइंट दूर दूर होंगे, मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम और एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो हम करेंगे स्टीम डिस्टिलाइजेशन को। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक्कीकरण की सेपरेशनल फ्यूनल। ठीक है, सेपरेशनल फनल, पृथक्कीकरण कीप। देखिए, पानी में अगर आपने तेल मिला दिया, आप जानते हैं पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर रहता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हमने कीप ली है, उसमें पानी और ऑयल मिला हुआ है। ठीक है, पानी का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है और ऑयल का घनत्व होता है वो कम होता है, इसलिए पानी नीचे और ऑयल ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। तो यहां पर हमने
इसको यहां से देखिए बंद कर रखा है और एक बटन है स्टॉप को कर रखा है। तो जब भी ये इस तरह की समान स्थिति पे आ जाता है तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं और इसमें से जो पानी है, जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है, वो पानी जो है वो नीचे आ जाता है और इस तरीके से ऑयल ऊपर रह जाता है। जैसे पानी पूरा निकलता है हम बटन को वापस से प्रेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं और पृथक्कीकरण कीप के द्वारा ऑयल और वाटर का जो मिश्रण का अलग अलग जो अपन पृथक्कीकरण है वो इजीली यहां पर सेपरेशन कर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पृथक्कीकरण कीप। ठीक है, अब आ जाते हैं अपकेंद्रित विधि। दोस्तों अपकेंद्रित विधि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि लैब में जो आपने कभी भी अगर लैब में गए हो, प्राइवेट लैब में, क्योंकि गवर्नमेंट लैब में तो क्या है आपके सैंपल को वही रख लेते हैं, प्राइवेट लैब में दिखता रहता है क्या क्या हो रहा है। तो जब भी आप देखते हैं कि आपके जो खून के सैंपल होते हैं, टॉयलेट के सैंपल होते हैं, इनको एक मशीन में डाला जाता है, वो मशीन बहुत तेजी से घुमाई जाती है दोस्तों, और घुमाने पे आप जैसे इसके अंदर ये ब्लड भरा हुआ है दोस्तों, घुमाने पे क्या होगा, इसके जो भारी कण होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं, ब्लड के जो अलग अलग पार्टीशन होते हैं उसमें हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब उसको तेजी से घुमाया जाता है तो तेजी से घुमाने पर जिसका संघनन, ठीक है, जिसका घनत्व जिस ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है और बाकी चीजें ऊपर रह जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं अपकेंद्रित विधि। ठीक है, क्या कहते हैं, अपकेंद्रित विधि। मक्खन का बिलोना भी इसी का एक पार्ट है। ठीक है, जब हम इनको बहुत तेजी से, ये क्या चलनी के माध्यम से नहीं छान सकते हैं इसको, इसीलिए जब हम इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो घुमाने पर जो भारी पार्ट होता है वो एक जगह हो जाता है, हल्का पार्ट एक जगह हो जाता है और उसी कारण मक्खन जो होता है वो इजीली हम इस पे निकाल पाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम अपकेंद्रित विधि। अपकेंद्रित विधि के दौरान सैंपल को बहुत जोर से घुमाया जाता है, चाहे वो छाछ होती है, छाछ को जब हम बहुत जोर से बिलोएंगे, बिलोने पर क्या होगा, मक्खन जो है वो अपकेंद्रित हो जाएगा, और अपकेंद्रित मतलब सेंट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो सेंट्रिफिकेशन मेथड ये हो गया, और इस तरीके से आप जो है अपकेंद्रित विधि का यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, उधर्वापातन। क्या होता है, उधर्वापातन। अब सब्लिमेशन जो होता है इसके कुछ जैसे आपने कभी देखा होगा, जो कपूर होता है, कपूर की गोली हम अगर खुले में रख देते हैं तो कपूर की गोली धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसी प्रकार कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो ठोस से सीधा, ये पानी और पानी से वाष्प में नहीं, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट अगर हो जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कपूर, आयोडीन और ये सब इसके पार्टीशन है, जो इसको खुला छोड़ने पर जो सॉलिड पार्ट होता है, कठोर पार्ट होता है, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस में कन्वर्ट होना मतलब ठोस से द्रव और द्रव से वाष्प होना तो एक प्रक्रिया है भौतिक की, लेकिन जब ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आ जाता है आपके उधर्वापातन में। ठीक है, सब्लिमेशन के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी, अब इस क्रोमेटोग्राफी को भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि यहां पर एक पत्ती लगाई जाती है, बिल्कुल कागज का एक टुकड़ा लगाया जाता है। इस कागज के टुकड़े पर यहां पर हम एक डॉट निशान लगा देते हैं, इंक की डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर डॉट को लगाते हैं और इसको हम पानी के लेवल से, जैसे ये पानी का लेवल है तो इस पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। कागज भीगना चाहिए लेकिन स्याही का डॉट नहीं भीगना चाहिए। धीरे धीरे जब कागज के संबंध में जब पानी आता है तो पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इस स्याही के डॉट में से जो कलर सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा प्रमुखता रखता है, उसका वो सबसे ऊपर, उससे नीचे जो उसके कलर है इस डॉट के, वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं और इसी को स्याही के जो अलग अलग कलर ऊपर की दिशा में बढ़ते हुए जाना ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये मेरा हुआ प्रैक्टिकल नॉलेज वाला पार्ट पूरा। तत्व, यौगिक और मिश्रण, कोई सी भी बुक आप उठाओगे या आपने कभी भी पढ़ी है, अब एक बार आप इसको देखोगे, पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रैक्टिकली एक्चुअली ये चीज क्या है। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि करना तो अपन को क्वेश्चन ही है, हम दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अरे आरएस का एग्जाम नहीं, आरएस के पीए का एग्जाम है।
आईएएस का एग्जाम नहीं है, आईएएस के पीए पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम है। रिटर्न पेपर नहीं आने वाला है, तो फिर क्या आएगा? रिटर्न पेपर नहीं दोस्तों, वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएंगे। 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी और डी, और अब तो ई और आ गया, जो टिप्पणी का काम भी खत्म, ए बी सी डी ई। तो आपको तो सिर्फ उन एबीसीडी में ई में से पहचानना है कि कौन सी चीज क्या है और कौन सी चीज क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां कर अगर आपका प्रैक्टिकल मौजूद अच्छा है तो क्वेश्चन पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, याद हो जाएंगे वो क्वेश्चन। कैसे होंगे? अरे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, एक एक क्वेश्चन यहां सोल्व कराऊंगा और यही मेथडों से आपको बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व कैसे होते हैं। अरे तरीके होते हैं, हर तरीका आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को एग्जाम को क्रैक कैसे करते हैं। मेहनत तो देखो मजदूर भी करता है, गधा भी करता है, लेकिन मजदूर करोड़पति या अमीर नहीं होते हैं। स्मार्ट वर्क कंपलसरी है। आप ये पढ़ो, क्वेश्चन भी निकलवाऊंगा, सब चीजें कवर करवाऊंगा, धातु अधातु प्रैक्टिकल करते जाओ। प्रैक्टिकल के बाद में क्वेश्चनों के बाहर ला दूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे यहां इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन होगा ना, सेम टू सेम चिपक के आएगा, वहां पे तैयारी पूरी कराऊंगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब ठोकने की जिम्मेदारी वो अब आपकी है, व्यूज बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी, एक जिम्मेदारी आप लोगों को दी, बाकी सारी जिम्मेदारी मैंने ली। एक एक चीज रटवा दूंगा, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन रटवा दूंगा, सारणियां रटवा दूंगा, साइंस ही नहीं लगने दूंगा। आपके साइंस को लिए आर्ट्स वालों ने, समझ गए, साइंस को आपके लिए आर्ट्स वालों ने इतनी शानदार आर्ट्स की तरह पढ़ाऊंगा इस साइंस को कि आप सब लोगों के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, और कंसेप्ट ऐसे समझ में आएंगे कि आपके आए नहीं है, सवाल आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हमें वही चाहिए, नौकरी लगनी है साहब, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। हमारी भाई ये बात समझो, जो ये स्टेनोग्राफर का पेपर भर रहे हैं, ये डॉक्टर बनने तो नहीं जा रहे, इंजीनियर बनने तो नहीं जा रहे, हमें तो एग्जाम निकालनी है, सीधी बात है। और तो ये बन गई है ठाठ से रहने वाले हम लोग। ठीक है, तो जैसा आपको पढ़ा रहा हूं वैसा आप पढ़ते जाइए। और सो बात की एक बात और कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टेनो शॉर्ट हैंड। भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर शॉर्ट हैंड नहीं है तो ये पढ़ाई करते रह जाओगे, नंबर लिया ना 95% तो भी काहे बोलो, कुछ भी नहीं होने वाला है, फेल हो जाओगे। स्टेनो आनी चाहिए, और स्टेनो इस बार दबा के आनी चाहिए, 80% से नीचे में फेल हो जाओगे दोस्तों। 79.99 भी लिया ना, फेल हो जाओगे, कॉपी चेक नहीं होगी। ST/SC की 75 पे, और जनरल ओबीसी 80% मिनिमम लाना पड़ेगा। 1000 वर्ड बोले जाएंगे, इस बात को भी समझ लेना, कई लोगों को समझ में नहीं आ रही। 1000 वर्ड ही नहीं, यहाँ पे आपको 1100 वर्ड बोले जाने वाले हैं, क्योंकि कोमा स्टॉप भी बोले जाएंगे, और कोमा स्टॉप जो है 1000 में कम से कम 100 बार तो आएंगे। 1100 वर्ड बोले जाएंगे बेटा, 1100 में 10 का भाग दोगे तो 110 की स्पीड निकल कर आएगी। आसान काम नहीं है, बात समझ रहे हो, आसान काम नहीं है। अभी से तैयारी में लग जाओ, एडमिशन ओपन कर रखे हैं, ज्वाइन करो, यहां नहीं कर रहे हो कहीं और करो, कहीं भी तैयारी करो, लेकिन तैयारी चालू कर दो। मेरे पास आओगे, मैं भी तैयारी करा रहा हूं, शानदार तैयारी करा दूंगा। आपके जो टारगेट है 110 नहीं, मैं 120 पहुंचा दूंगा आपको। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए हुए 9887060188, ऊपर भी दिए हुए देखो, ये 9887060188। जानकारी लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। स्टेनो जरूर कर लेना पढ़ाई के साथ साथ में, इतना प्रेशर कम मैं कर रहा हूं, मैं प्रेशर लेकर आपको पढ़ा रहा हूं। आप स्टेनो की तैयारी में लग जाओ अभी से, एग्जाम तो क्रैक करेंगे, प्री पेपर ही नहीं निकलेगा, स्टेनो करके क्या करेंगे। और प्री पेपर निकाल लिया और स्टेनो नहीं आई तो स्टेनो, फिर आपका प्री पेपर की पढ़ाई करके क्या करेंगे। दोनों ही चीजों को बराबर लेके चलना है। और मिलते हैं दोस्तों, 1000 व्यू लाने की जिम्मेदारी रही आपकी, 1000 व्यू ले आओ कल तक, कल दूसरा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।